हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 1 अभी कर रहे हैं। ठीक है, और पेपर भी हम फर्स्ट ही कर रहे हैं। अभी पेपर फर्स्ट के अंदर मैंने आपकी फोर्ट्रान करवा दी थी, और फोर्ट्रान में कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो ऊपर उसके जो मेंशन होते हैं पॉइंट्स की कितने स्पेसिंग के बाद आप कौन सा चीज़ लिखते हो, वो सारी आपको बताई थी मैंने। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट, फिर यहाँ पे आपका जैसे सेकंड से लेके 5th पॉइंट तक होता है, फिर 6 पॉइंट होता है, फिर यहाँ पे 7 से लेके 72 होता है, फिर यहाँ 73 होता है, और से लेके 80 तक होता था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखते हैं यहाँ पे सी या एस्ट्रिक फॉर्म लिखते हैं ताकि यहाँ पे हम अपने कमेंट्स को बता सके, राइट। फिर हमने फर्स्ट से लेके 5th पॉइंट तक हमने ये कहा था कि ये हमारा स्टेटमेंट लेबल होता है ना। और उसके बाद यहाँ पे 6th पॉइंट के अंदर हमने कॉन्टिन्यूशन करेक्टर के लिए इसको यूज़ किया था। फिर 7 से लेके 72 तक का जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये कॉलम्स चलते जा रहे बेटा, ठीक है, इसके अंदर जैसे इतना इतना ये पॉइंट्स इस तरीके से ना कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, तो ये जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, इस तरीके से 7, 8, 9, 10 और से लेके इतना इस तरीके से ये डिवाइडेड होते हैं सारे के सारे। तो जब भी हमें कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे, सी या स्टार लगाएंगे, और जो हमें मेन फोर्ट्रान का प्रोग्राम लिखना है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब सी लिखने के बाद हमें कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर कि सी और फिर यहाँ पे जैसे राइट द प्रोग्राम, ऐसे इस तरीके से कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। हमेशा सी यहाँ आएगा और इतनी दूरी पे करके हमें ये लिखना पड़ेगा कि राइट द वैल्यू ऑफ या रीड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हमेशा इतना स्पेस तो उसका छूटेगा ही छूटेगा। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, तो अगर आपको कहीं पे भी लिखना है, जैसे आपने यहाँ पे सी लिख दिया, तो आप अपना प्रोग्राम का जो सिस्टम लिखोगे वो यहाँ से स्टार्ट करके लिखोगे, यानी इतना गैप आपको उसके अंदर छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है? कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि कंबाइन बस थोड़ा सा इतना सा ही गैप छोड़ के आप अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना स्टार्ट कर दोगे, नहीं, हमें इतना स्पेस इसका छोड़ना पड़ेगा इसके अंदर जब भी प्रोग्राम को फोर्ट्रान लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। नहीं तो कंपाइल जब हम करेंगे यानी कि रन जब प्रोग्राम को करेंगे तो वो एरर दिखा देगा, है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जो उसकी फॉर्मेटिंग है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसके अंदर लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या दिखाएगा, एरर दिखा देगा। तो हमें तो उसकी सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी ना। तो जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो ये लिखने के बाद भी हमें क्या करना पड़ेगा, इतना स्पेस छोड़ना पड़ेगा ताकि हम यहाँ से यहाँ 72 तक के बीच में कोई भी प्रोग्राम लिख दे। 73 के बाद, 73 से 80 के बाद जो भी हम लिखेंगे वो तो वो कंपाइलर रीड ही नहीं करेगा उस चीज़ को। ठीक है, आप प्रोग्राम रीड ही नहीं करेगा, रन नहीं करेगा उस चीज़ को। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको उस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर कुछ पॉइंट्स वहाँ पे लिखने हैं कि ये चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट होती है, तो हम वहाँ पे वो चीज़ें लिख सकते हैं। ये हम इसका काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपकी बता दी थी। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर फोर्ट्रान कॉन्स्टेंट्स करने हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा क्या है, फोर्ट्रान कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, आपके दिमाग में दो चीज़ें चलती होंगी, एक तो कांस्टेंट चलता होगा और एक वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या समझते हो? कांस्टेंट का मतलब अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बेटा कांस्टेंट क्या होता है, क्या बोलोगे? जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, यही बोलोगे ना, या और कुछ बोलोगे? यही बोलेंगे कि जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, है ना। तो इसी तरीके से अगर आपसे कभी भी वेरिएबल पूछा जाए तो वेरिएबल में वैरी यानी कि जिसकी वैल्यू क्या हो, वैरी करती जाए। तो अगर आपसे कांस्टेंट पूछा जाए तो कांस्टेंट में आप सबसे पहले सबसे अच्छा एग्जांपल किस चीज़ का दोगे भाई? कांस्टेंट में पाई का ही तो होगी ना, कि पाई की वैल्यू आप कभी भी कोई भी प्रोग्राम रन करवा लो या कुछ भी करो, हर किसी चीज़ में पाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। कितनी कांस्टेंट होनी चाहिए भाई उसकी वैल्यू? बताओ, 3.14 होनी चाहिए, है ना। तो 3.14 उसकी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो अब
हमें क्या करना है, उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखना है कि कांस्टेंट हम कैसे कैसे ले सकते हैं। अब आपको पता है अगर कांस्टेंट लेना चाह रहे हैं तो कांस्टेंट या तो कोई भाई जैसे अभी पाई है, ठीक है, किसी चीज़ के उसके अंदर आ रहा है, या फिर हमने कोई वैल्यू दे दी कि भाई यहाँ इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। सपोज आपने कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो जैसे आप क्या निकाल रहे हो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल रहे हो, 4/3 पाई आर क्यूब यूज़ करोगे, ठीक है। तो 4/3 ये तो कांस्टेंट हो गया इसके अंदर, है ना। तो ये चीज़ जो आप किसी भी फॉर्मूले में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो हम कांस्टेंट उसके अंदर कर रहे हैं तो वो वैल्यू फिक्स रहेगी। तो जैसे कहीं पे 2πr लिखते हैं तो 2 उसके अंदर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो इंटीजर लेके चल रहे हो या 4/3 फ्रैक्शन लेके चल रहे हो या कोई कांस्टेंट, जैसे पाई की आपने पाई लिख दिया तो पाई की वैल्यू भी 3.14 होती है, यानी कि कोई करेक्टर आप जैसे पाई लिख दिया हमने वहाँ पे, तो वो मैथमेटिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग वो उसको समझ जाएगा कि पी का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, पाई को ही कहना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फोर्ट्रान के अंदर क्या होता है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन इनिशियली ही उसके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं ताकि यूज़र को प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो अगर हम इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर आप ये ना सोचो कि क्या ये पाई को समझ पाएगा। हाँ, वो समझेगा क्योंकि उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने डाले हुए हैं। कहीं पर भी हमें स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ेगी तो SQRT लिखेंगे हम उसके अंदर बेटा, ठीक है। वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि उसको हमने पहले इनिशियली उसको बता रखा है। प्रोग्राम जब उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन सेट किए हुए हैं तो हमने सारी चीज़ बता रखी है उसको मैथ्स की कि ये चीज़ें इसके अंदर लेस देन की भाई इस तरीके का चीज़ जाएगा तो वो समझ जाए कि हम लेस देन कहना चाह रहे हैं। ग्रेटर देन का इस तरीके का फॉर्मेट डालेंगे। मैं बताऊंगी आपको ये वाली चीज़ें भी कि कैसे कैसे हमें इसके अंदर पता चलेगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। होप आप समझ गए हो। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आपकी वैल्यूज़ 2 हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो मैंने आपको बताई थी कि 2 भी ले सकते हो, 4/3 भी ले सकते हो, यानी कि इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों टाइप की होंगी। ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर फ्रैक्शन में भी लेके चल रहे हैं तो छोटा उसमें भी और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हो सकती है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। और मैंने एक और भी तो बताया था आपको कि लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाली चीज़ें भी आएंगी। ये तो लॉजिकल होते हैं, यानी कि ये भी अपने पास अपने क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई कांस्टेंट उसमें आना चाहिए, ठीक है। एक करैक्टर की वैल्यू हमारी कोई भी उसमें फिक्स करवा सकता है तो वो भी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कांस्टेंट हमारे कुछ ना कुछ टाइप के तो होते ही हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखनी है। ये कितने टाइप्स के होते हैं हमें ये देखना है। करेक्ट है, समझ में आया आज का काम क्या है। चलिए करते हैं। फोर्ट्रान कांस्टेंट। फोर्ट्रान मैंने अभी बताया था कांस्टेंट क्या, जिसकी वैल्यू प्रोग्राम रन हो जाए तब वो चेंज ना हो, ठीक है। जैसे 2 या 3 जो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 का 2 ही मल्टीप्लाई करेगा वो हर बार, और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप के उसको आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट बोलते हो। तो आप लिखोगे एनी नंबर विच doesn't change during the execution of program is called a constant, ठीक है। it is of 2 types। कौन कौन से भाई, इसके टाइप्स बताने पड़ेंगे। कौन कौन से होते हैं, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक, ठीक है। न्यूमेरिक के अंदर भी मैंने अभी आपको बताया था कितने टाइप्स के, एक तो इंटीजर हो गया, एक अपना कौन सा हो गया, रियल हो गया, यानी कि डेसिमल वाले जो होते हैं वो हो गए। लेकिन आपने देखा होगा a+i, ऐसे भी तो फॉर्म अपनी हो सकती है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट फॉर्म में हो सकती है। तो इसका मतलब जो न्यूमेरिक है बेटा वो आपकी फर्दर 3 टाइप से डिवाइड होती है। न्यूमेरिक आपकी 3 टाइप से डिवाइड होती है। कौन सी, इंटीजर, रियल या फिर फ्लोटिंग पॉइंट। बताऊंगी ये क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट भी, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक जो होते हैं बेटा आपके वो 2 टाइप के होते हैं, मैंने अभी बताया था। एक तो आपके होते हैं करेक्टर और एक होता है लॉजिकल,
ठीक है। तो इनको जब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ये पेपर में क्वेश्चन आता है आपका। अच्छा, इसका क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। मेरे पास लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर पड़ा है, तो जब हम ये पूरी फर्स्ट यूनिट कर लेंगे उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी मैं आपको, तब आप मुझे ये बताना कि हाँ आप उसमें से कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप ये कर लो, ठीक है, फर्स्ट यूनिट। इसके अंदर से भी मैं छुड़वाऊंगी, कंप्लीट नहीं करवाऊंगी, लेकिन फिर भी आपके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, है ना। तो हमें इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस करने हैं कि हम शॉर्ट भी करें, कुछ छोड़े भी, और छोड़े तो ऐसा छोड़े जो हमारे पेपर में हमें हार्म ना करे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें छोड़नी है हमें इसके अंदर। यूँ नहीं कि हम सारा का सारा इसके अंदर पूरा पढ़े भी और फिर बाद में ये लगे कि हाय हमने तो इतना सारा कर लिया और आया कुछ भी नहीं, है ना। इस तरीके की चीज़ें नहीं, हम छोड़ें भी कि इसमें कुछ टॉपिक्स, लेकिन छोड़ेंगे ऐसे टॉपिक्स जो हमारे पेपर में बेशक से आए लेकिन हम क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर ले। इस तरीके का काम यहाँ पे करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको टाइप्स लिखवा दिए। फर्स्ट टाइप लिखिए न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट आप बताइए कहाँ यूज़ होते हैं। एक तो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस में होते हैं, ठीक है, जैसे 2πr उसमें, अर्थमेटिक उसमें जैसे मल्टीप्लाई वगैरह डिवीजन इस तरीके से आप करते हो, तो मैथमेटिक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दीज आर यूज्ड इन अरिथमेटिक calculations. These are divided into कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट कौन सा बताया था? इंटीजर। अच्छा, इंटीजर आप क्या समझते हो भाई? इंटीजर से इंटीजर की वैल्यू क्या समझते हो भाई? प्लस में माइनस में जो भी पॉइंट्स आपके चलते जा रहे हैं, जैसे 1 2 3 प्लस और नेगेटिव, ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों में आते जाएं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? हम अपने इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि होल नंबर्स जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट ना आए, यानी कि हम किसी में जैसे 2.3 ये पॉइंट वाला सिस्टम ना आए किसी चीज़ में, उसको हम क्या बोलेंगे? अपना इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखिए दीज आर होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, उसको हम ये बोलते हैं। अब इसके रूल्स लिख लीजिए। रूल्स ऑफ यूजिंग इंटीजर कांस्टेंट्स इन फोरट्रान आर। कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं बेटा इसके अंदर? ध्यान दोगे? ध्यान दे के देखना। देखो, सबसे पहले तो अगर कोई भी हम इंटीजर कांस्टेंट लिखेंगे तो आपको पता है उसमें एक डिजिट तो आनी चाहिए, तभी तो बताओगे कि भाई ये इंटीजर है कि नहीं है। तो यानी कि एक डिजिट तो मस्ट है, ठीक है। और वो डिजिट कैसी होनी चाहिए? विदाउट फ्रैक्शन होनी चाहिए, यानी कि विदाउट डेसिमल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंटीजर की ही बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें हमारे स्पेशल फंक्शन जो कौन से हम लगाते हैं इसके अंदर करेक्टर, जैसे डॉलर का हो गया या एंड का वो वाला सिंबल हो गया, तो इस टाइप की इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीजर में तो ये आते ही नहीं है, तो यानी कि वो अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है होल नंबर उसमें इंटीजर उसमें प्लस और माइनस दोनों तरीके के नंबर चलते हैं, तो यानी कि प्लस लगा दोगे और माइनस लगा दोगे, हम दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं खाली 7 लिख रही हूँ तो क्या वो अलाउड होगा? हाँ अलाउड होगा। क्यों? क्योंकि प्लस जो ओनली 7 लिखा जाता है जिसके आगे कुछ नहीं लगाया जाता, वो एज्यूम किया जाता है कि वो तो पॉजिटिव है। इसका मतलब हम उसको क्या लेके चलेंगे कि वो ऑप्शनल है, लेकिन वो जो क्वांटिटी है वो कैसी है? अपनी पॉजिटिव है,
ठीक है। और इसका जो कांस्टेंट अपना जो साइज होता है कि कितना आप कांस्टेंट इसमें ले सकते हो, वो किसके ऊपर, कंप्यूटर का के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने उसका आप उसको साइज दे रहे हैं कि वो इतने उसका इंटीजर को यूज कर सकता है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर के साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको क्या बता दिए, सारे के सारे इसके पॉइंट्स बताए हैं, लिख लेते हैं इन पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट मस्ट contain at least one digit and must be written without a decimal point, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, it may be पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। थर्ड पॉइंट डालिए, इफ ए साइन डजंट precede the number then it is assumed to be पॉजिटिव, ठीक है। एक और पॉइंट भी बताया था मैंने आपको इसके अंदर कि जो मैक्सिमम साइज है कांस्टेंट का वो हमारे कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको लिख लीजिए, मैक्सिमम साइज ऑफ कांस्टेंट डिपेंड on the computer we use, ठीक है। तो यहाँ तक आपका इंटीजर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। यहाँ लिख दूँ इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। कौन कौन से आप अलाउड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ लिख देती हूँ नॉट अलाउड, ताकि हम एग्जाम्पल लेते चले, जो अलाउड में आएंगे वो यहाँ लिखेंगे, नॉट अलाउड में यहाँ लिखेंगे। अच्छा, मैं बोलती हूँ आपको 197, इज इट अलाउड और नॉट? 197 बोलो बेटा, अलाउड, यस अलाउड, 197 अलाउड। अच्छा, 197 कोमा 323, 197 comma 323, is it allowed or not? Not allowed. Why? क्योंकि कॉमा तो हमने इसके अंदर कहीं लिखा ही नहीं कि हम कॉमा को भी एग्जिस्ट करवाएंगे, इसीलिए वो नॉट अलाउड है। तो 197 comma 323 इज नॉट अलाउड हेयर, ठीक है। अच्छा, -197 अलाउड और नॉट? -197 यस, इट्स अलाउड। वाई? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हमने दोनों बोला, अलाउड करो भाई, ठीक है। उसके बाद 197.323 इज अलाउड और नॉट? 197.323 इज अलाउड और नॉट? नॉट अलाउड। वाई? बिकॉज वी सेड दैट वी हैव टू राइट ए इंटीजर विदाउट a decimal point. So the number 197.323 is not allowed here, ठीक है। Then write it in this is not allowed. अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि 197 multiply 323 is allowed or not? Not allowed. Why? Because we said that no special character is allowed here, ठीक है। तो हम इसको भी अलाउड नहीं करेंगे। तो 197 मल्टीप्लाई बाय 323 इज ऑल्सो नॉट अलाउड हेयर, ठीक है। अच्छा, और क्या अलाउड? अच्छा, जीरो, भैया जीरो अलाउड है? हाँ है। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर बोला है, तो प्लस माइनस नेगेटिव जो भी अपने था जीरो बीच में आता है अलाउड रहेगा, ठीक है।
अच्छा, अगर मैं यूँ कह दूँ कि भाई प्लस माइनस अलाउड है, तो प्लस माइनस 197 इज इट अलाउड और नॉट? नॉट अलाउड। वाई? क्योंकि दो सिंबल्स इस तरीके के हम इसके अंदर अलाउड नहीं कर सकते। या तो तुम प्लस को दिखाओ ना, खाली नेगेटिव लगाओ, ठीक है। अगर प्लस को दिखा रहे हो तो नेगेटिव ना लगाओ, है ना। तो इस तरीके से ये भी अपना अलाउड नहीं है, ठीक है। टू साइंस यहाँ पे अलाउड साइमल्टेनियसली नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी हैं। अलाउड में कौन कौन से फैक्टर आपके अलाउड रह सकते हैं, नॉट अलाउड में कौन कौन से फैक्टर्स आपके नॉट अलाउड रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, रियल एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स पे, ठीक है। तो चलिए वो करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डाल लीजिए इसके अंदर सेकंड पॉइंट, कौन सा? रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट के अंदर देखो, रियल कांस्टेंट के अंदर हमारा आता है जो डेसिमल वाला पार्ट आता है, उसको हम यानी कि जो फ्रैक्शन में होते हैं उन कांस्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रियल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डेसिमल के बाद ज़्यादा बड़ा फैक्टर आता है तो उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट भी बोल देते हैं। तो डेसिमल वाले को हम फ्लोटिंग पॉइंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अगर मैं रूल देखूं इसके कि रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको ये पता है कि अगर इंटीजर लिया था तो इंटीजर के लिए एक पॉइंट होना जरूरी था, जो कि अपना कैसा था? विदाउट डेसिमल। तो अब रियल कांस्टेंट्स के बारे में यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल पॉइंट के बारे में बोलेंगे तो डेसिमल यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में होना जरूरी है उसको, ठीक है। एक पॉइंट तुम कैसा भी लेके चलो, उसके अंदर 1 डिजिट जो लेके चलोगे वो डेसिमल के साथ में ही दिया जाएगा, चाहे तुम क्या लिखो 91, मैंने क्या फॉर्म ली थी 927, तो 927.0 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पॉइंट होना जरूरी है उसके अंदर, ठीक है। समझ रहे हो ना? पॉइंट होना जरूरी है उसके अंदर, ठीक है। तो ही हम उसको क्या कहेंगे कि ये अलाउड रहेगा, ठीक है। डेसिमल नहीं आया तो हम उसको अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट पोजीशन में, राइट पोजीशन में नहीं करेगा, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह, अल्फ़ाबेट्स वगैरह ना उसमें अलाउड थे ना इसमें। क्यों भाई? क्योंकि इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि वो मैथमेटिकल फॉर्म है कि नहीं, ठीक है। तो डॉलर एंड सिंबल में कैसे लगा सकती हूँ? रुपीज़ का सिंबल है, ठीक है। तुम इंटीजर बोल रहे हो, इंटीजर में रुपीज़ का सिंबल, ये जो आप ये लिखते हो ये वाला, कैसे लगा दोगे इसको जब ये अलाउड ही नहीं होता? तो है ना, तो हम इसको नहीं यूज़ कर सकते वहाँ पे। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं इनको लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखिए, द नंबर विच हैव ए decimal point and a fractional part is called real constant. It is also known as फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है। द रूल्स फॉर राइटिंग दिस आर, द रूल्स फॉर राइटिंग रियल कांस्टेंट इन फोर्ट्रान आर, कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं अभी बताए हैं मैंने आपको। लिख सकते हो? लिख दो। क्या क्या लिखोगे बता दो, क्या लिखोगे? सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि भाई एक डिजिट तो होना जरूरी है, और कैसा होना चाहिए? डेसिमल होना चाहिए। तो लिखिए, इट मस्ट हैव at least one digit and ये लिख दो and return with decimal point, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट डालिए,
it may have a positive or negative sign. थर्ड क्या, when no sign precedes it with then assumed it as पॉजिटिव. ठीक है, तो इसको पॉजिटिव एज्यूम कीजिएगा. ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट्स इसमें फिर अलाउड नहीं है. तो नेक्स्ट डाल लीजिए स्पेशल कैरेक्टर एंड अल्फ़ाबेट्स आर नॉट अलाउड इन दिस. ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको कर लीजिए. उसके बाद आगे चलते हैं. चले नेक्स्ट. ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से एक्सेप्टेबल है और कौन कौन से नहीं है ये भी तो देखने पड़ेंगे. ठीक है, तो लिखिए एग्जाम्पल. ठीक है, अलाउड, नॉट अलाउड. ठीक है, कौन कौन से अलाउड हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं. ठीक है, ये बताना है आपको. अच्छा, कौन कौन से अलाउड हो सकते हैं बता सकता है कोई? हमने पीछे लिखा था 927.323. इज इट अलाउड और नॉट? यस अलाउड. ठीक है, विद द पॉजिटिव एंड विद द नेगेटिव साइन ऑल्सो अलाउड. ठीक है, अच्छा और कौन सा अलाउड नहीं हो सकता? 927 नहीं है भाई अलाउड. ठीक है, फिर 927,323 नहीं है अलाउड. ठीक है, 927 मल्टीप्लाई बाय 323 ऑल्सो नॉट अलाउड, क्योंकि ये तो मैंने यहाँ पे भी बोला है स्पेशल करेक्टर नहीं करूँगी मैं अलाउड, तो यहाँ पे फिर नहीं है. ₹927 नॉट अलाउड, ये तो वहाँ पे भी नहीं है अलाउड, वहाँ पे भी लिख लेना ऐसा सिंबल ये हमने बना कर रखा है स्पेशल करेक्टर नॉट अलाउड. ठीक है, हम नहीं करेंगे इसको अलाउड. ठीक है, तो ये भी अलाउड नहीं रहेगा. ठीक है, उसके बाद और क्या अलाउड नहीं है यहाँ? और क्या अलाउड नहीं है? अगर आप -723/927 भी लिखोगे तो भी मैं अलाउड नहीं करूँगी, क्योंकि इस टाइप का फ्रैक्शन नहीं चलेगा. ठीक है, सिंबल्स जो हैं इसके अंदर इस टाइप के ये वाला ये सिंबल, मान ली तुम्हारी बात कि फ्रैक्शन में चलेगा, लेकिन फ्रैक्शन के बाद वो उसको डेसिमल में करके चलेगा, फ्रैक्शन के बाद उसको डेसिमल में करेगा वो. ठीक है, ये सिंबल अलाउड नहीं कर रही मैंने लिख दिया स्पेशल कैरेक्टर और जो सिंबल्स वगैरह हैं नहीं करेंगे उसको अलाउड, तो ये सिंबल्स अलाउड नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है. अच्छा, ये तो चीज़ ठीक है. उसके बाद हम कई कई चीज़ किस में लिखते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखते हैं. वो भी अपना एक इंटीजर इसी टाइप का ही आता है ना, न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर ही आता है. जैसे हम इसके अंदर लिखते हैं 10⁻23 1 इंटू में 10⁻23. तो आपा क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये जो पहले वाला है इसको तो मेंटीसा पार्ट बोलते हैं और दूसरे वाला जो अपना होता है एक्सपोनेंशियल पार्ट बोलते हैं. तो ये मल्टीप्लाई का साइन इन फिर उसको अलग से ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तो क्या हो गया आपका मेंटीसा. ठीक है, ये क्या हो गया एक्सपोनेंशियल. तो एक्सपोनेंशियल की अब ये पावर अपनी प्लस माइनस दोनों में से कैसी भी हो सकती है. फिर ये रूल्स अलग जाएंगे, मेंटीसा का रूल अलग जाएगा. समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इस तरीके से ये भी चीज़ अलग हो जाती है. तो आप जब भी रियल कांस्टेंट के बारे में बात करोगे आपको वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बता के आनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ये 10⁻23 इस टाइप से बता रहे हो तो वो एक्सपोनेंशियल की उसमें भी आपको बतानी पड़ेगी. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए स्टार डाल के लिख लीजिए रूल्स फॉर राइटिंग रियल कॉन्स्टेंट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर. कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? फर्स्ट, एक तो अगर एक्सपोनेंशियल में बोल रहे हैं तो ये दो पार्ट तो जरूर होने चाहिए उसके. ठीक है, तो आप ये कहोगे द एक्सपोनेंट रियल कांस्टेंट
must contain mantissa and एक्सपोनेंट पार्ट। ठीक है, और मेंटिसा के अंदर भी एक डिजिट होनी चाहिए अपनी। ठीक है, और कुछ भी उसमें हो सकता है वो। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखोगे द मेंटिसा पार्ट must have at least one digit and decimal part। ठीक है, जो मेंटिसा लिखते हैं, जैसे कि ये 10 है, आप सबको पता है 10 को आप ऐसे लिखते हैं ना, 1 इंटू में ई की E23 इस तरीके से। तो यानी कि इस 10 को बेस को आप ई एक्सपोनेंशियल इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी कि मेंटिसा हमेशा फॉलो होना चाहिए इस ई से, तभी आप उसको किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल में बता सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताइए सेकेंड, द मेंटिसा इज फॉलोड बाय लेटर ई। ठीक है, और जो एक्सपोनेंशियल दे रहे हैं उसके अंदर डेसिमल नहीं चलेगा भैया, 2.3 इस तरीके से। ठीक है, उसमें एक्सपोनेंशियल नहीं, ये अपना इंटीजर रहेगा। ठीक है, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव आप कैसा भी लेके चलो, लेकिन ये इंटीजर रहेगा। तो आप इसके अंदर लिखो एंड द एक्सपोनेंट पार्ट मस्ट कंटेन at least one digit but without decimal point। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अलाउड। ठीक है, विद एक्सपोनेंट साइन लिख दो, साइन अलाउड विद एक्सपोनेंट। ठीक है, फिफ्थ क्या लिखेंगे, स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड, स्पेशल सिंबल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ तक का सारा कर लेना, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।